आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। कर्नाटक में हुक्मरान इत्तेहाद के खेमे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वजीर आला कुमारस्वामी के ताजा तबसरे से यह जाहिर होता है। सियासी दौरानिये पर कुमारस्वामी काफी बरहम है और इनका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। वो कांग्रेस अरकान असेंबली के तर्ज अमल पर बरहम है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस अरकान असेंबली हदें पार कर रहे हैं। स्वामी ने मुस्ताफी होने तक की धमकी दे डाली है। कुमारस्वामी की यह तकलीफ जाहिर करती है कि इनके लिए सिर्फ अपोजिशन बीजेपी ही नहीं बल्कि इनके अपने इत्तेहादी भी दर्द-ए-सर बने हुए हैं। रोजे अव्वल से ही कर्नाटक की सियासत में उथल पुथल जैसी हालत है। कभी अरकान के टूटने का खतरा तो कभी बयानबाजियों का दौर। जाहिर है कि ऐसे हालात में सरकार चलाना कुमारस्वामी के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं है। लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव से पहले इस सियासी उथल पुथल के कई और माने भी निकाले जा रहे हैं। इसी पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में सियासी बहरान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वज़ीर आला एसडी कुमारस्वामी ने सिद्धरमैया कैंप की जानिब से हो रहे हमलों से परेशान होकर ओहदा छोड़ने की धमकी दी है। कांग्रेस मेंबरान असेंबली की तरफ से साबिक वज़ीर आला सिद्धरमैया को अपना लीडर बताए जाने पर कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस लीडरों को इन मसाइल पर तवज्जो देना चाहिए। स्वामी ने मजीद कहा कि अगर वो ऐसा ही करते रहना चाहते हैं तो मैं ओहदा छोड़ देने के लिए तैयार हूँ। कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस के कुछ अरकान हदें पार कर रहे हैं। कांग्रेस लीडरों को अपने मेंबरान असेंबली को कंट्रोल करना चाहिए। Congress leaders, they have to watch all those issues that is left to them. That is not my reaction has to be taken by me. You ask Congress leaders. I am not concerned person for those things. Same thing if they want to continue. I am ready to step down. It will not going to affect on me. It will going to affect on Congress leaders only. So will there Congress leaders, they must control their MLAs. Frequently, if they in the open meetings, if they react like this, that is left to them only. कुमारस्वामी के बयान के बाद कर्नाटक कांग्रेस इंचार्ज केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश कांग्रेस से पार्टी मेंबरान असेंबली एसटी सोमशेखर को वजह बताओ नोटिस भेजने के लिए कहा है, जिसमें उनसे उनके बयान के लिए वजाहत तलब की जाए। इस बीच रियासत के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर सिद्धरमैया ने कहा है कि वो इस मामले पर कुमारस्वामी से बात करेंगे। हालांकि सियासी गलियारों में कुमारस्वामी के बयान के कई माने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी पहले ही मौके की ताक में है। इतना तो तय है कि लोकसभा चुनाव से पहले हुक्मरान इत्तेहाद के खेमे में बेचैनी का असर आने वाले इंतखाबात पर भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जाहिर सी बात है कि रोजे अव्वल से ही यानी पहले दिन से ही जब से इक्तदार में इत्तेहादी हुकूमत कर्नाटक में आई है उसके बाद से ही एक तरह से उथल पुथल है। कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन कर्नाटक की हुकूमत सुर्खियां न बटोरती हो या किसी तरह के बयानात वहां से ना आते हों। एक तरफ अपोजिशन बीजेपी है जो एक फ्राक में है, एक ताक में रहती है कि किसी तरह से इक्तदार हासिल किया जाए और इसके लिए पूरा हंगामा पिछले दिनों देखा गया है कर्नाटक में। लेकिन अगर इत्तेहाद की कोलिशन हुकूमत की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ ख्वाजा इफ्तिखार साहब जो कि सियासी तज्जिया निगार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर अत्री साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जफरुल्लाह खान साहब नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं जेडीएस के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अख्तरुल इस्लाम साहब रुकन असेंबली हैं, एमएलए हैं आरजेडी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हैं। और अहमद जावेद साहब सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नवीन कुमार भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ जाएंगे। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल करते हैं प्राइम डिबेट में। सबसे पहले जफरुल्लाह खान साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि आखिर
कुमारस्वामी इतने परेशान क्यों हैं, इतनी बेचैनी आखिर क्यों है, उन्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आके आखिर इस तरह के बयानात क्यों देने पड़ रहे हैं? सच्चाई क्या कुछ है पर्दे के पीछे? दरअसल मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ना ये पर्दे के पीछे कोई बात है, ना ही पर्दे के आगे। जी हेलो, जी जी, आपकी आवाज आ रही है। सच्चाई क्या है वो बता दीजिए। अगर पर्दे के पीछे नहीं है, पर्दे के आगे नहीं, तो सच्चाई क्या है? जी, पर्दे के ना आगे ना, तो सच्चाई बात यह है कि कुमारस्वामी जी का स्टेटमेंट मैंने अभी देखा, तो उसमें साफ साफ वो कह रहे हैं कि ये जो बयानबाजी जो हुई कांग्रेस के लीडरान से जी, तो ये उसके जिम्मेदार वो नहीं है, उससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के अपने उसूल हैं, उनके अपने तरीके हैं, वो उनको कंट्रोल करेंगे। जहां तक हमारी दोस्ती और हमारी हुकूमत सरकार का जहां तक ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि किसी में दो राय है या हम लोगों में नाइत्तेफाकी है या नाराजगी है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें से चंद 2-5 लीडर अगर कोई अपने लीडर की तारीफ करते हैं, ये तो कोई गुनाह भी नहीं हो गया। इस बात को लंबे से खींच के ये कोई ऐसी कोई खास बहस का मुद्दा तो जहां तक मैं समझ रहा हूं तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आपने जितनी आसानी से इस मुद्दे को ठंडा करने की कोशिश की या आपने ये बताने की कोशिश की कि ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, अगर कायदे से आपने कुमारस्वामी का बयान सुना होता तो उन्होंने कहा कि मैं तो इतना परेशान हूं कि अपना ओहदा ही छोड़ देना चाहता हूं, मैं सीएम की पोस्ट ही छोड़ देना चाहता हूं। और आप कह रहे हैं कि ये इशू जी गुस्ताखी की माफी चाहता हूं, आपने अल्फाजों को नोट नहीं किया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि बोले मैं ये छोड़ दूंगा, उन्होंने ये कहा है कि मुझे, यानी उनके बोलने का मतलब ये था कि मैं कोई ओहदे का लालचमंद नहीं हूं। अगर ऐसे हालात है तो, ऐसे हालात तो है ही नहीं, तो ये बात तो लागू ही नहीं होती कि ये छोड़ दे या तोड़ दे, ऐसी तो बातें तो है ही नहीं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तजुर्बेकार हैं, चाहे सिद्धरामैया साहब हो चाहे कुमारस्वामी जी हो, ये दोनों पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं यहाँ के, तो इन लोगों को लेकिन जफरुल्लाह खान साहब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर सिर्फ इतना ही बयान दे देना ये जाहिर करता है कि कुछ परेशानी है। अब आप उसे छुपाने की कोशिश करें, लिपापोती करने की कोशिश करें, वो बात अलग है। ना, इसमें लिपापोती बिल्कुल नहीं है। जो हकीकत है आप आने वाले दिनों में भी देखेंगे कि जब इस सरकार बरकरार रहेगी। चलिए ठीक है, ये अब देखेंगे। मेरे साथ कांग्रेस से विंग कमांडर अत्री साहब भी मौजूद हैं। अत्री साहब, जो आप लोगों की कोalition हुकूमत है और जिस तरह से बयान दिया या जिस तरह से कांग्रेस के जो एमएलएज हैं उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हम सिद्धरामैया को ही अपना लीडर मानते हैं, और आज कुमारस्वामी का पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर कहना कि कांग्रेस जो लीडरान हैं वो अपने एमएलएज को संभाल कर रखें या उनकी जो बयानबाजी है उस पर लगाम लगाएं, इसे कैसे देखा जाए, क्या समझा जाए, इसके क्या कुछ माने निकाले जाएं? अत्री जी। जनाब, इसमें कोई मतलब नहीं, निकालने का जरूरत नहीं है। ये ऐसे लंबे खींच के जा रहे एक छोटी सी मुद्दा को। देखिए, कांग्रेस का एमएलए का लीडर है सिद्धरामैया जी, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। वो लेजिस्लेटिव असेंबली का लीडर भी है, वो चुनाया गया है, सो उसमें कोई गलत नहीं है। जिसने कांग्रेस ने बयानबाजी किया है सिद्धरामैया जी हमारा लीडर है, उसमें किसी को भी शक नहीं होने चाहिए। ये कभी ये नहीं बोला कि वो चीफ मिनिस्टर है, वो ये इतना कहने की कोशिश कर रहे थे हमारे लिए हमारा लीडर सिद्धरामैया जी है, लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर वही है ना, इसमें कौन सी आप बड़ा मुद्दा बना के बोल रहे हैं? और कुमारस्वामी जी ने क्या बोला है, अगर कोई गलत बोले तो कांग्रेस उसका अपना लीडर का ख्याल रखेगा, वो तो रखा है। श्री एसटी सोमशेखर जी ने जो भी बयान दिया है उसके लिए क्षमा मांगी है। कांग्रेस प्रेसिडेंट दिनेश गुंडूराव जी भी ने उस बयान उसको मान लिया है और उसको शोकॉज नोटिस भी इश्यू किया था। जो उन्होंने क्षमा याचना किया है उसको क्षमा भी दे दिया है। ये एक अपना आंतरिक मामला है। कांग्रेस पार्टी बहुत ही पुरानी पार्टी है, ऐसे आंतरिक मामला कांग्रेस के एमएलए अत्री जी, कांग्रेस के एमएलए देखिए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करें वो तो बात अलग है, लेकिन अत्री जी कांग्रेस के एमएलए सोमशेखर ने क्या कहा? सोमशेखर का बयान आपने सुना? हम तो नहीं बोल रहे ना, सोमशेखर का बयान आपने सुना? कांग्रेस के एमएलए है, कोई भी डैमेज नहीं हुआ है,
सोमशेखर जो कांग्रेस के एमएलए हैं कर्नाटक में, उन्होंने कहा कि 7 महीने में डेवलपमेंट का कोई काम नहीं किया कुमारस्वामी ने। अगर सिद्धरमैया सीएम होते तो तस्वीर बदली होती कर्नाटक की। सुना नहीं होगा, बाद में सुनिए, बाद में श्री एसटी सोमशेखर जी ने भी अपने बयान में बोला है, मैंने सिर्फ एक रास्ते के लिए बात कर रहा था, अधिकारी शाही हमारे साथ नहीं दिया है, ये मैं अपना चीफ मिनिस्टर को सामने रखना चाहता हूं, ये उन्होंने कह रहा था। आप इसको घुमाना नहीं, पूरी बात को एक व्यक्ति के रूप में और प्रामाणिक रूप में जनता के बारे में रखना आपका काम है, तो आधा दिखाना नहीं है। एक कहावत है, प्रत्यक्ष भी हो प्रमाण करके देखो। जो भी एक चीज देखा है तो उसका पूरा फर्क के उसकी पूरी फलितांश लोगों के सामने रखना आपका भी काम है। चलिए ठीक है, ये नहीं सुना होगा शायद, श्री एसटी सोमशेखर ने गुंडूराव जी से मिला है, क्षमा मांगी है, गलती हो गई है, हमारी बात को लोगों ने अननेसेसरली उछाल के खींच के उसको उल्टा सीधा बयान वापस ले लिया, बयान वापस ले लिया पब्लिक में, ऐसे नहीं बोले। सोमशेखर ने अपना बयान एक तरह से वापस ले लिया, जो बात कही थी वो उसे वापस ले लिया है। आज वही तो है ना, वो उन्होंने क्या कह रहा था, अधिकारी शाही जो है हमारे साथ काम करने में थोड़ा ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है, कोऑपरेशन नहीं कर रहा है, इतना ही उन्होंने बोला था। एक रास्ते के बारे में उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरा डेवलपमेंट ही बंद हो गया है, ऐसे कैसे कह सकते हो जब डेवलपमेंट हो रहा है। तो मैत्री सरकार में जैसे एक फैमिली में प्रॉब्लम्स आते हैं, मैत्री सरकार में भी ऐसे कुछ वैमनस्य होता है। ये वैमनस्य को सॉर्ट आउट करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी है। ठीक है। मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नवीन कुमार जी भी जुड़ गए हैं। नवीन कुमार जी, आपका भी बहुत वेलकम, इस्तकबाल करते हैं प्राइम डिबेट में। नवीन कुमार जी, थोड़ा आप लेट हो गए, लेकिन इससे पहले जफरुल्लाह खान जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं जेडीएस के, या विंग कमांडर अत्री जी को आपने सुना, वो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। दोनों लोगों ने कहा कि हमारे कॉलिशन में, हमारे इत्तेहाद में या गठबंधन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आज कुमारस्वामी का बयान भी आपने सुना होगा, और उसके बाद जो लीडर जेडीएस या कांग्रेस से आए उनका कहना कि हमारे गठबंधन में किसी तरह की परेशानी नहीं है। नवीन जी, कैसे इसे देखेंगे आप? अब भाई, वहां पे परेशानी नहीं, बल्कि वहां कुछ ठीक ही नहीं है। उसका फ्रस्ट्रेशन आपने आज ही देखा होगा, जिस प्रकार से सिद्धरमैया का फ्रस्ट्रेशन आपने देखा पब्लिकली, महिला के कपड़े खींच रहे हैं, पल्लू खींच रहे हैं, वो सब फ्रस्ट्रेशन की कहानी है। वो कहानी इसलिए है कि कांग्रेस या जेडीएस के लोगों को, जो विधायक थे इनके, अपने विधायकों को जब सरकार बनाई, सबके सामने है, विदित है, सबको कहा गया 60-60 करोड़ रुपए देंगे, आपको ये लालच देंगे, मंत्री बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, और भगवान जाने चुनाव के कारण बाद में कह दिया कि सारा पैसा दिल्ली जाएगा। कांग्रेस ने कह दिया, जेडीएस ने भी कह दिया। यही कारण है कि वहां फुटबॉल बनी हुई है। आपस में तो झगड़ा इसी बात का है। आज विकास नहीं हो रहा है, सब जानते हैं। किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए, ये भी सब जानते हैं। किसान वहां आत्महत्या कर रहा है, ये भी सब जानते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम भाजपा शासित राज्यों से अधिक हैं। वो इसलिए क्योंकि राज्य सरकारों ने, चाहे वो जेडीएस की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, या उनके और समर्थित दलों की सरकार हो, उन्होंने अपने राज्यों में जो 2.5 रुपए कम कर रहे थे वो किए ही नहीं है। तो यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम, महंगाई बढ़ी हुई है। दूसरा ये, किसानों के कर्जे माफ हुए नहीं, किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है। और उसके बाद वहां की कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर है। रोज वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं जहर पी रहा हूं, कभी कहते हैं कि मैं रिजाइन देने को तैयार हूं, क्योंकि वहां पे खींचतान लेन देन को लेकर के है, और इससे शासन नहीं चलता, सबके सामने है। किस सुशासन की बात करें? कांग्रेस का पुराना इतिहास है, आज से पहले का भी, आजादी के बाद से अब तक का, जब भी उसने किसी छोटे दल को समर्थन दिया है जिसकी संख्या कम है, वो सरकार कभी भी पूरा टर्म नहीं किया, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो। कोई एक सरकार बता दी जिसमें पूरा टर्म किया हो, तो चाहे वो जिन्होंने चौधरी चरण सिंह के साथ किया हो, चाहे चंद्रशेखर के साथ किया हो, चाहे देवगौड़ा जी के साथ किया हो, चाहे जो है इंद्र कुमार गुजराल के साथ किया हो। कांग्रेस के किसी भी ऐसे शासन में जिसके अंदर इनका बड़ा दल होने के बाद कांग्रेस ने उसको समर्थन दिया, वो नहीं चली। 5 वर्ष आज तक पूरी नहीं हुई, और ये भी पूरी होने वाली नहीं है। ये केवल कांग्रेस खींचतान करके लोकसभा चुनाव तक इसको दिखाना चाहती है कि वो कॉल्यूशन का समर्थन करती है, लेकिन उसने कॉल्यूशन का कभी समर्थन नहीं। ठीक है, जफरुल्लाह खान साहब आपका जवाब दे रहे हैं जी। बहुत 30 सेकंड में दीजिए जफरुल्लाह खान साहब रिएक्शन। जी जनाब, मैं तो नवीन कुमार साहब को सलाम पेश करते हुए कहना चाहता हूँ, जहाँ तक इन्होंने कुछ जुमले जो बताए, जैसे कि कुछ पेमेंट वगैरह की बात की है,
मैं पूछना चाहता हूं कि भाई 15 लाख वाला जुमला तो हमारी सरकारों ने बोला नहीं, और रही बात किसानों की, जहां तक ताल्लुक है किसानों के ताल्लुक से बात करने का तो इनकी पार्टी से कोई हक ही नहीं। तो ये मुफ्त में हमारी पार्टी को, जो अभी सरकार जो चल रही है, उस सरकार को दूसरी रुख पे ले जाने के सिर्फ ये लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसके जो बिना वजह है, बिना मतलब है, इसका कोई मानी ही नहीं है। जो इल्जामात ये लगा रहे हैं, मैं इसकी सख्त खिलाफत करना चाहता हूँ। ठीक है नवीन, बहुत जल्दी, मैं 20 सेकंड दे रहा हूँ। हालांकि मैं अब्बू भाई केवल ये कह रहा हूँ कि आरोप लगाना बड़ा अच्छा है, किसी के घर में पत्थर फेंक कर भाग जाए। किसानों के कर्जे माफ किए तो बताना चाहिए ना। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी यही हालत है। किसानों के कर्जे कागज पे माफ हुए, लोगों के हुए नहीं, वहां आत्महत्या कर रहे लोग। अभी कर्नाटका में एक परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या करी। वो भी कह देंगे कि धोखा है, अखबारों में छपी खबर, वो भी कह देंगे धोखा है। क्यों कह रहे हैं कुमारस्वामी की मैं जहर पी रहा हूं? क्यों कह रहे हैं कुमारस्वामी की मैं इस्तीफा देना चाहता हूं? क्यों कह रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री और वहां के कांग्रेस के मंत्री के हमारे क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहा? कारण क्या है? कोई तो कारण होगा ना। वो सब झूठे हैं, और यहाँ पे टीवी में बैठकर आप कहें कि आप सच बोल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, जेडीएस तो कुमारस्वामी के इस बयान को मान ही नहीं रही है। जफरुल्लाह खान साहब कह रहे हैं कि भाई कुमारस्वामी का कहने का मतलब ही नहीं था कि वो इस्तीफा दे रहे हैं या रिजाइन करेंगे। कुमारस्वामी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, और जिनके जेडीएस से खारिज कर रही है। मालूम नहीं कौन सच बोल रहा है। ये तय होना चाहिए कि मुख्यमंत्री ये कहते हैं अगर उन्होंने बयानबाजी की है, अगर उन्होंने किसी ने बयानबाजी की है, वो लिकआउट उनकी पार्टी का अपना मामला है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। कुमारस्वामी जी का कहने का मतलब ये था। और दूसरा जुमला जो कहा है कुमारस्वामी जी ने, टीवी पे कोई ओहदे का लालच सकता है कि देश की जनता को रखने वाला में से नहीं हो। ये आपका सोचने का नजरिया हो सकता है। ठीक है, ना, हम देश की जनता को मूर्ख बोलने का इतनी बड़ी जरूरत तो हम नहीं कर सकते। हमारी पार्टी से तो इतनी बड़ी जरूरत कोई नहीं करता है कि देश की जनता मूर्ख है। ना, ये आपकी गलतफहमी है। ठीक है, समझे ना? अगर आप समझ रहे हैं तो आपकी अपनी समझ है, उसमें मेरा कोई इतराज नहीं। मैं फिर आता हूं आपके पास। अख्तरुल इस्लाम साहब, अभी नवीन कुमार जिस तरह से कह रहे थे कि कांग्रेस जो उसकी कॉलिशन पार्टियां होती हैं, जो उसके इत्तेहादी होते हैं, कांग्रेस का रिश्ता उनके साथ बहुत अच्छा नहीं रहता। और आप देख लिए कि 5 साल पूरे भी कांग्रेस नहीं करती अपने इत्तेहादियों के साथ। इस बयान को कैसे देखा जाए? नवीन कुमार के इस बयान को कितनी सच्चाई है? क्योंकि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का भी इत्तेहाद है। हाँ, नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता का व्यू है। तो बहुत कुछ सच्चाई हो भी सकता है, बहुत सहमत इससे हम नहीं हैं। लेकिन अभी जो देश में, मुल्क में जो माहौल है, उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और जो यूपीए कहें या महागठबंधन कहें या एनडीए के खिलाफ जो एलाइज पार्टनर सब है, उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। और कांग्रेस को ही यह ख्याल रखना है कि हर स्टेट में जो रीजनल पार्टीज हैं, उनको किस तरह से किसी तरह का कोई डिफरेंसेस ना हो, छोटे मोटे डिफरेंसेस को हटाते हुए किस तरह साथ लेकर चलना है। क्योंकि इस मुल्क में बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्शन सामने सर पे है। तो छोटे छोटे जो इश्यूज हैं, जिसको लेकर कंट्रोवर्सी पैदा ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी बड़ी पार्टी होने के नाते बड़े दल पे ज्यादा है। चाहे बिहार हो, कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश हो, या बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, जहां भी जो भी है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जो रीजनल पार्टी है उसके साथ किसी तरह का कंट्रोवर्सी अभी के वक्त में, जो सर पे इलेक्शन है, कुछ दिन में नोटिफिकेशन होने वाला है, तो इस तरह का ख्याल होना चाहिए। और रीजनल पार्टी को भी छोटी छोटी बातों को लेकर के एक बड़ा तूल देना और उस पर इस्तीफा वगैरह देने की बात, छोटी छोटी बात पे इस तरह का रिएक्शन नहीं आना चाहिए। क्योंकि सर पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लिए। उस चैलेंज को से कैसे निपटना है, अभी वो वक्त है। अभी छोटे छोटे इशू पर इस तरह का कंट्रोवर्सी मुनासिब नहीं लगता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह। जी, अहमद जावेद साहब, इसी बात को जो बात अख्तरुल इस्लाम कर रहे थे, क्या वाकई में आपको भी लगता है कि कांग्रेस का जितना बड़ा स्टेटस है, क्योंकि नेशनल पार्टी है और छोटी छोटी रीजनल जो पार्टियां होती हैं उसके साथ उसका कॉलिशन इत्तेहाद होता है रियासतों में, क्या वाकई में गैर जिम्मेदाराना अमल कर्नाटक में कांग्रेस की तरफ से हुआ, या उसके एमएलए जिस तरह का अमल कर रहे हैं? क्योंकि 2019 के चुनाव बिल्कुल सर पर हैं। जी बिल्कुल, ये इससे कोई भी इत्तेफाक करेगा। और खुद कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे लोगों ने
अपने एमएलएज को, अपने मेंबरान असेंबली को समझाया कि नेशनल लीडरशिप जो कांग्रेस की है, हाई कमान की ख्वाहिश और उसके अज़्म के ख़िलाफ़ कोई ऐसा बयान न दें और कुछ इस तरह का ऐसी हरकत न करें। तो ये नसीहत तभी तो देनी पड़ रही है जब दोनों में, यानी मकामी लीडरशिप में और कौमी लीडरशिप की ख्वाहिश में कोई फ़र्क है, और जिस फ़र्क को वो ख़ुद भी महसूस कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। तो अब ये कांग्रेस को समझना होगा, और जो मकामी कांग्रेस की क़यादतें हैं उसको भी समझना होगा अगर साथ चलना है उससे। तो वक्त की नज़ाकत को तो एक तरह से समझना ही होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी सर पर हैं और इस तरह का अगर माहौल कर्नाटक में बनेगा तो वहां से एक नज़ीर अच्छी नहीं जाएगी। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, कर्नाटक के इस पूरे मामले को अगर शुरू दिन से देखा जाए कि जब से इक्तिदार में ये इत्तेहादी सरकार आई है उसके बाद से ही, आप अपोजिशन को तो छोड़ दीजिए, जेडीएस और कर्नाटक में ही कहीं ना कहीं तनातनी चलती रही। इस तरह की सरकार को कैसे देखा जाए? और फिर 2019 के चुनाव भी अब नजदीक हैं और वैसे में कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी, जेडीएस की तरफ से बयानबाजी, खुद कुमारस्वामी को बाहर निकलकर आना पड़ा और अपनी परेशानी, अपना दर्द बयान करना पड़ा। अबू हुरैरा साहब, अभी आपने मुख्तलिफ सियासी जमातों की राय सुनी जी। पहले तो मैं एक कमेंट करूंगा कोएलिशन गवर्नमेंट को लेकर। देखिए, जहां तक सेंटर का ताल्लुक है, सेंटर में वाजपेयी जी ने 5 साल कामयाब सरकार चलाई कोएलिशन, और 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कोएलिशन सरकार चलाई। तो ये दो जो नेशनल पार्टीज हैं, ये सेंटर के लेवल पे तो इन्होंने कामयाब कोएलिशन चलाई है। आज भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी रियासतों में कोएलिशन सरकार रियासती सियासी कुव्वतों के साथ चला रही है। कांग्रेस का तजर्बा इस मामले में और कांग्रेस के साथ जो छोटी पार्टियों का तजर्बा स्टेट के लेवल पर है, उसके लिए अब एक नई जमीन बनी है और उसी वजह से उसमें ये उछलकूद आपको देखने मिल रही है। ये तो मेरा कमेंट है बुनियादी सूरत हाल पर जी। अब इस वक्त जो कर्नाटका की सूरत हाल है, देखिए, हमें आप सबको ये समझने की जरूरत है कि कर्नाटका में जो मैंडेट आया वो फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया। उसमें सबसे बड़ी सियासी जमात तो बनकर उभरी भारतीय जनता पार्टी, जिसको ये मौका दिया गया कि वो अक्सरियत बना सके और हुकूमत तश्कील दे सके, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। जेडीएस और कांग्रेस, सिद्धारमैया जी जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे। उन्हें इस बात का यकीन था, अगर मैं उर्दू में कहूं तो यकीन कामिल था कि मैं अक्सरियत में आ रहा हूं और कांग्रेस जो है वो यकीनी तौर पर सरकार बना लेगी। जेडीएस और कांग्रेस के दरमियान में खूब बयानबाजियां भी हुई हैं, खूब इख्तलाफात भी रहे हैं और बरस से ये इख्तलाफात चले भी हैं। और यही वजह है कि एक स्टेज पर कुमारस्वामी और भाजपा ने मिलकर सरकार भी बनाई और थोड़े वक्त के लिए चलाई भी है। तो अब इस वक्त की जो जमीन है उसमें कुमारस्वामी, सिद्धारमैया और भाजपा, कर्नाटका में तीनों के लिए जमीन जो है वो खुली हुई है और सब अपनी अपनी तरीके से तवा आजमाई कर रहे हैं। 2019 का इलेक्शन बिल्कुल सर पर आकर खड़ा हो गया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा की तो कोशिश ये है कि इस इत्तेहाद के अंदर दरारों को दिखाया जाए, कमजोरी को दिखाया जाए, ना इत्तेफाकी को दिखाया जाए और उसको पॉलिटिकली कैपिटलाइज किया जाए। कांग्रेस की कोशिश जो मैं समझता हूं, सिद्धारमैया जी की वो कोशिश ये है और यही कोशिश कुमारस्वामी के कैंप की भी है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी सियासी कुव्वत को उभारने की कोशिश करें और एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश करें, ताकि जब ये तय करने का वक्त आए कि कांग्रेस कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी पार्लियामेंट में और जेडीएस जो है वो कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग की जा सके। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि जहां तक मेरी समझ कहती है, कुमारस्वामी ने यह बयान जरूर दे दिया है कि अगर जरूरत पड़े तो मैं इस्तीफा देने को भी तैयार हूं। हकीकत यह है कि कुमारस्वामी हो या देवी गौड़ा हो या राहुल गांधी हो या कांग्रेस जेडीएस हो,
ये दोनों सियासी जमातें उनके कायदीन अच्छी तरह समझते हैं कि दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। लिहाजा फौरी तौर पर मैं हुकूमत को कहीं भी जाते हुए नहीं देख रहा हूं। हुकूमत ये चलेगी, बस ये दबाव का वक्त है। और आजकल क्योंकि फ्रैक्चर्ड सूरत हाल है हमारी पॉलिटिकल जो है, और किसी की भी सूरत हाल बिल्कुल वाजे नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा के इलेक्शंस में कौन है जो वाजे अक्सरियत लेकर आ रहा है। लिहाजा ये उछल-कूद का दौर है और वही उछल-कूद। नवीन जी जल्दी से रिएक्शन दीजिए, मुझे फिर ब्रेक पर मैं केवल ये कहना चाह रहा था, ख्वाजा साहब ने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया, लेकिन ये नहीं बताया, मैंने बार बार ये कहा कि जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी जिसके नंबर ज्यादा है, अगर वो छोटी पार्टी को समर्थन दे रही है, कांग्रेस बड़ी पार्टी होने के बाद छोटी पार्टी को समर्थन दे रही है, वो 5 साल नहीं चली। मैंने जो कहा था, जितने एग्जाम्पल दिए थे उसमें कांग्रेस बड़ी पार्टी थी। आज भी सेंटर के अंदर कोलिशन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, एनडीए की सरकार है। भाजपा का पूर्ण बहुमत होने के बाद भी सबको साथ लेके चला भाजपा का संगठन, उन सभी दलों को चला जो एनडीए के हैं, जो उसके साथ है। मेरा कहना यह है कि मुझे, चाहे मैंने देवगौड़ा जी का बताया, चंद्रशेखर का बताया, चौधरी चरण सिंह का बताया, इंद्र कुमार गुजराल जी का बताया, मैंने ऐसे जितने भी एग्जाम्पल बताए, ऐसे किसी भी राज्य में भी ले लीजिए, कांग्रेस पहली बार कोलिशन में नहीं आई है। उसने जब भी कभी समर्थन दिया छोटे दल को, केवल अपने स्वार्थ की सिद्ध करने के लिए दिया, और टाइम नहीं दिया। बीजेपी पूरा नहीं सामने रखिए, कहना है नवीन कुमार जी, बीजेपी की मिसाल आप कश्मीर के सामने रखिए। क्या केवल पीडीपी के साथ क्या हाल किया आपने? पीडीपी के साथ क्या सुलूक किया बीजेपी ने, उसकी मिसाल भी सामने रखिए। बिल्कुल ये भी कर लीजिए आप कि सबसे बड़ा दल कौन था, और उसके बाद हमने फिर हम कह रहे हैं, बार बार इस बात को कह रहे हैं कि बड़ा दल जो है वो सरकार में होना चाहिए। बड़ा दल नहीं था, वो अलग हुआ। ऐसे डिफरेंसेस पर जम्मू कश्मीर का परसेप्शन बाकी राज्यों से अलग है। जम्मू कश्मीर की सिचुएशन बाकी सब राज्यों के, देश के अन्य राज्यों से बिल्कुल भिन्न है। उसकी तुलना आप उससे कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, सेंटर में तो सरकारें थी ना, 5 सरकारें कांग्रेस ने गिराई या नहीं गिराई? और दूसरी बात, ठीक है, क्योंकि अभी कर्नाटका का नाटक सब देख रहे हैं ना, अगर हम डिटेल में जाएंगे तो फिर बात आगे चली जाएगी। मुझे ब्रेक पर जाना है नवीन जी, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से लौट कर आता हूं। ख्वाजा साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा, ब्रेक पर मुझे जाना है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि अगर एक रियासत में या कर्नाटक में अगर इत्तेहाद कांग्रेस से नहीं संभल रहा है, तो सवाल यह उठ रहा है कि जिस अजीम इत्तेहाद की बात हो रही है, या लोकसभा चुनाव से पहले, तो कर्नाटक में सियासी नाटक बदस्तूर जारी है। कभी अपोजिशन की तरफ से ऑपरेशन कमल का डर, तो कभी इत्तेहादी पार्टियों का, मतलब इक्तदार में जो पार्टियां हैं उन्हीं में आपस में ना इत्तेफाकी। सवाल ये उठता है कि आखिर इस सरकार में इतनी बेचैनी क्यों है? क्योंकि पहले दिन से ही, जब से सरकार बनी, कोई ना कोई इशू सामने आता रहा। इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद विंग कमांडर अत्री जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब से कर्नाटक में कोलिशन की गवर्नमेंट बनी है, 7 महीने हो गए, लेकिन इस 7 महीने में कोई ना कोई इशू आता ही रहा। कोलिशन गवर्नमेंट को लेकर गठबंधन का कोई ना कोई इशू उठता ही रहा। सवाल यह उठता है कि जब आपका कोलिशन कर्नाटक और एक स्टेट में कांग्रेस उस गठबंधन को नहीं निभा पा रही है, सेंटर में वो ग्रैंड अलायंस की बात कर रही है, कैसे इसे देखा जाए? जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है अत्री जी? हाँ, अभी आ रहा है। मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? जी अत्री जी, आप तक मेरी आवाज आ रही। मेरा सवाल यही था कि सिर्फ कर्नाटक में कोलिशन की आपकी गवर्नमेंट है, शुरू से ही उस पर क्वेश्चन उठते रहे हैं, कभी जेडीएस की तरफ से, कभी आप मतलब कांग्रेस की तरफ से। अब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, करीब हैं, ऐसे में ग्रैंड अलायंस की बात आप सेंटर में कर रहे हैं, क्या वहां पर एक तरह से किरकिरी नहीं होगी कांग्रेस की? बिल्कुल, आपने सही कहा। हम ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे हैं। ग्रैंड अलायंस होगा, ग्रैंड अलायंस जीतेगा, ये आपको भी मालूम, पूरा देश को भी मालूम। पूरा हवा की रुख बदल चुकी है, पूरा देश में हवा की रुख बदल चुकी है। देखिए, ये नहीं, लेकिन अत्री जी, ये हवा बनेगी कैसे जब आपकी हवा आप कर्नाटक में ही नहीं बना पाए हैं? कर्नाटक में ही 7 मंथ्स में आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपकी सोच है ये जनाब अबू मियां, ये आपकी सोच है, मगर जेडीएस और कांग्रेस में ये सोच नहीं है। जो भी हम दोनों के अंदर आपको 2 सीटें दान में मिली है गठबंधन से। कौन से नाटक की बात कर रहे हो? ममता बनर्जी आपको अपने पास बुलाना नहीं चाहती है, किसकी बात कर रहे हो? आप कम से कम कहीं तो सच बोलो। कर्नाटक की बात करेंगे,
आज हमारी बात कर्नाटक का नाटक तो कर्नाटक पहले पे दिन बात से खत्म करेंगे। हुआ। ये जो देखिए अबू मियां, ये बीच में बोलना अच्छी बात नहीं है, आपको शोभा नहीं देता। जब आप बोल रहे थे नवीन कुमार जी, हम आपको सुन रहे थे, जो भी आप बेबुनियाद बोल रहे थे फिर भी हम सुन रहे थे, जो भी आप पूरा देश को गुमराह कर रहे थे तब भी हम सुन रहे थे। अच्छा मुझे बताइए, आपने देवगौड़ा की केंद्र में सरकार क्यों कराई, चंद्रशेखर जी की क्यों कराई, आपने जो है इंद्र कुमार गुजराल जी की क्यों कराई? आप प्रजातंत्र में सबको मालूम है, 5 साल पूरे क्यों नहीं होने दिए? अबू मियां प्रजातंत्र में संख्या बल्ली सब कुछ होता है, यह कड़वा सच है। यह कड़वा सच भाजपा को भी मालूम था, फिर भी इन्होंने षड्यंत्र रचा के कर्नाटक में सरकार बनाने की डोंग रचाया। जो सरकार तो आपने बताई पहले दिन से आप हमेशा झगड़ा चल रहा है। ये मौका ढूंढता रहता है, जेडीएस और आपके बीच में जो बंदरबाट लगी है लूटपाट के लिए, कर्नाटक को लूट रहे हैं, वो जनता के सामने आ रहा है। जफरुल्लाह खान साहब, वो तो आपने तो पूरा देश को लूट लिया नवीन कुमार जी। ये लूट साहब ठीक है, जनता जानती है किसने लूटा। आप जब मैं आऊंगा आपके पास, मैं जफरुल्लाह खान साहब के पास जाना चाह रहा हूं। जफरुल्लाह खान साहब, क्योंकि जिस दिन से आपकी इत्तेहाद की सरकार बनी है, कोalition की हुकूमत बनी, कुछ ना कुछ सवाल उठते रहे। अब जब कांग्रेस के एमएलएस की तरफ से एक तरह से सवाल उठाया जा रहा है, उस पर डिप्टी सीएम जी परमेश्वर ने खुद कहा कि अगर एमएलए ने सिद्धरमैया को सीएम कहा तो उसमें गलत क्या है। मतलब कुमारस्वामी को सीएम मानने को भी तैयार नहीं कांग्रेस के एमएलए। नहीं, एक गलत फहमी को मैं आपको दूर कर देना चाहता हूं। देखिए, जो लोग सियासत में रहते हैं, ये लोग हर कोई बच्चा एक सेकंड मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज, मुझे मत रोकिएगा, मुझे मत रोकिएगा प्लीज। मैंने किसी को रोका नहीं, टोका नहीं, तो मुझे भी ना रोकें। थोड़ा तहजीब का ख्याल तो रख लें हम लोग। तो जनाब मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी सियासत में मौजूद है वो लोग बेहतर जानते हैं कि उस वक्त कसम किसने उठाई थी और यहाँ के सीएम कौन है। और जिस दिन कुमारस्वामी जी ने कसम उठाई थी, उसी दिन सारे मुल्क को एक संदेश भेजा गया है, सारे मुल्क को एक पैगाम भेजा गया है कि हमारा यही ताकत है जो पूरे देश की रुख को बदलने वाला है। और रही दूसरी बात, श्रीमान देवेगौड़ा जी अभी तक सलामत हैं, अल्लाह करे कि उनकी और उम्र दराजी हो। ऐसे छोटे मोटे घसेरों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब कोई बस या कोई भी व्हीकल रोड पे रहती है, देखिए जफरुल्लाह जी, जफर साहब, जब आपकी सरकार के, जब इस कोalition गवर्नमेंट के 100 दिन पूरे हुए थे, उस दिन कुमारस्वामी ने कहा था कि हम 5 साल हुकूमत के पूरे करेंगे। राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा था, लेकिन 7वें महीने में ही दर्द शुरू हो गया। कुछ दर्द नहीं हो गया साहब, ये दोस्ती में ऐसी बातें छोटी मोटी नोकझोंक चलते रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि दोस्ती खत्म हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूर हो गया या नहीं, दिलें दूर नहीं हुए। ये जबानी बहस तो चलती रहेगी। मैंने इससे पहले भी कहा था, ब्रेक पर जाने से पहले भी जफर साहब आपसे मैंने कहा था कि अगर कोई बेचैनी नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता, कुमारस्वामी अगर परेशान नहीं होते, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर मीडिया के सामने इस तरह का बयान वो कभी नहीं देते। कुछ ना कुछ तो परेशानी है जिसे आप छुपा रहे हैं। उनका कहने का बयान मंच पे बयानी में तो मतलब है सारा। उनका मतलब ये था कि मैं ओहदे का लालची नहीं हूं। वो जो लोग भी बयानबाजी कर रहे हैं उनको कंट्रोल करना कांग्रेस वालों का काम है। इसमें कुमारस्वामी जी की कोई नाराजगी है ही नहीं। आप बिना वजह इस बात का पतिंगड़ बना के, बिना वजह इस बात को उछाल के, हमारे नवीन कुमार साहब ने भी तो अच्छा साला जुमला सुना दिया उन्होंने, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। बिना मतलब के किसी को दोस्ती को देख के जला ना करें, किसी को बिगाड़ने के लिए। और इस रियासत के 6 करोड़ अवाम को अमन से जीने दें, अमन से काम करने दें। जफर साहब सवाल इस वजह से उठा, जफर साहब इस बार सवाल आपकी सरकार पर इस वजह से उठा है क्योंकि इस बार आपको अपोजिशन ने या बीजेपी ने परेशान नहीं किया है, आपकी अंदरूनी खलफिशार है, अंदरूनी परेशानी जिसकी वजह से सवाल उठ रहा है। आपकी इत्तेहादी पार्टी ने ही सवाल उठाया है। अरे ऐसी जब ऐसी बात है ही नहीं तो इस मुद्दे पे बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। चलिए ठीक है, तो कुमारस्वामी झूठ बोल रहे हैं। ये दोस्ती में तो सब बातें तो चलते रहती है। मंच पे आकर रो रहे थे वो भी भाइयों में चलते हैं।
एक परिवार में चलता है, एक फैमिली में चलता है। ठीक है नवीन कुमार सास बहू में चलता है, भाई भाई में चलता है। कुछ दिन पहले येदियुरप्पा ने कहा था कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करने वाले हैं। सत्ता में जो सरकार कोalition की हुकूमत है वो अपना सत्ता संभाले, अपनी सरकार चला, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब आपस में ही एक तरह से दरार निकल कर आ रही है और उसका भी ठीकरा बीजेपी पर ही फोड़ा जा रहा है। इसको दरार नहीं कहते जनाब, इनको लगातार ठीकरा फोड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। और मेरे जेडीएस के जो मित्र हैं वो सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सास बहू और इसमें साजिश, ये तीनों चल रही है। ये सास बहू साजिश का जो कर्नाटक में नाटक चल रहा है, ये दुनिया देख रही है। आप सोचे, अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। अरे भाई मुझे बताओ, आपने कहा या तो मेरे जेडीएस के जो नेता हैं वो बैठे वो सच बोल रहे हैं या फिर कुमारस्वामी सच बोल रहे हैं। दोनों में से एक व्यक्ति सच बोल सकता है, दोनों सच नहीं बोल सकते। अगर दोनों सच बोल रहे तो बताए ना कि कुमारस्वामी मंच पे आकर रोए, बोले मैं जहर पी रहा, अगर मैं सरकार में नहीं रहना चाहता। आज वो कहते हैं आकर के कि मैं आज चाहे तो आज ही सरकार छोड़ सकता। ये पहला वाक्य नहीं है, अभी साल भर नहीं हुआ और साल भर में सुनिए भैया 3-4 बार चीफ मिनिस्टर आकर अब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो जेडीएस या कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर नहीं है, आपको चीफ मिनिस्टर है पूरे कर्नाटक का है। पूरा कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर सड़क पर खड़े होकर के मंच पर रोता है और कांग्रेस को गरियाता है। कांग्रेस के अपने विधायक, कांग्रेस के मंत्री कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर के कारण, जेडीएस के कारण कर्नाटक में विकास नहीं हो रहा है। कर्नाटक में किसान आत्महत्या कर रहा है, कर्नाटक के अंदर इतनी बुरी हालत है और कहते हैं कि दोषी हम हैं। अरे भाई कमाल है, कभी अपना जुर्माना नहीं झांक दिया। साल का हिसाब तो दे दो। आप लगातार दूसरे की तरफ देखते हो। नवीन जी, कर्नाटक में मेरा ख्याल से आपका जवाब हो गया, आपका जवाब हो गया चुनाव। नवीन जी आपका जवाब हो गया। जफर साहब सुन लीजिए, पूरा करना इनके, जफर साहब सुन लीजिए, जफर साहब नवीन बात आपकी पूरी होगी। मैं अख्तरुल इस्लाम के पास जाऊंगा। अख्तरुल इस्लाम, जो बात अभी ख्वाजा इफ्तिखार साहब कह रहे थे कि अब जो एक तरह से जो लड़ाई हो रही या जो एक नाइत्तेफाकी है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर है। अब बारी कर्नाटक में आएगी लोकसभा चुनाव की और उसमें सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं ये वही नाराजगी है क्या? हमसे जी हाँ जी अरे आवाज साफ नहीं आ पाई जी। मेरा सवाल अख्तरुल इस्लाम साहब इतना था कि इत्तेहादी, क्योंकि आप खुद बिहार में कांग्रेस की इत्तेहादी कोalition पार्टी हैं, अब कर्नाटक में जो एक हंगामा है, मतलब आपस में ही कांग्रेस में और जेडीएस में, जिस तरह से ख्वाजा इफ्तिखार साहब कह रहे थे कि अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसमें अब कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का भी मामला आएगा। क्या तस्वीर आपको वही नजर आ रही है कि उसकी एक तरह से शुरुआत हो गई है, बार्गेनिंग वाला दौर शुरू हो गया है कर्नाटक में? नहीं, देखिए ये चुनाव, इस बार का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है ये कुछ अलग किस्म का चुनाव है और ये पहली बार एक ऐसा चुनाव हो रहा है जहां पे प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट माने इस मुल्क की आवाम को नहीं लग रहा है और आवाम का कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है कौन हो, लेकिन बस ये आवाम चाहती है कि जो मौजूदा हुकूमत है उससे निजात कैसे मिले, यह मामला है। तो आवाम के ख्यालात को के हिसाब से सबसे ज्यादा कांग्रेस को मध्य आगे रखना चाहिए इन तमाम बातों को और यह गौर करना चाहिए कि किस तरह से जो रीजनल पार्टी है उसको जहां पे जो मजबूत है उसको ड्राइविंग सीट दिया जाए। तो इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ेगा और सीट के मामले में या हर तरह का मामला में चाहे कॉम्बिनेशन किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। ये देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज के माहौल में कांग्रेस पे बनती है कि रीजनल पार्टी को कॉन्फिडेंस में कैसे लें। छोटी छोटे 1 सीट 2 सीट के लिए कहीं कहीं जो डिफरेंसेस पैदा करके अलायंस ना खराब हो जाए, तो इस तरह की चीज को रीजनल पार्टी और कांग्रेस परेशानी बिहार में भी है, जिम्मेदारी कांग्रेस बिहार में भी है जो अभी तक अबू भाई आरजेडी ने भी कांग्रेस को समझा दिया है, बिल्कुल, और कांग्रेस को बता दिया है कि भाई उसका वहां पे भी मामला खटाई में है। कांग्रेस को सपा बसपा ने जैसे लात मार के यूपी से बाहर किया है, आरजेडी भी वही बताना चाह रही है। कहने का मतलब यह है कांग्रेस पूरे देश में अलग थलग है,
चाहे वो जेडीएस में ले लीजिए, चाहे आरजेडी ले लीजिए, आरजेडी को ले लीजिए, सपा बसपा में ले लीजिए, ममता को ले लीजिए, किस राज्य में कांग्रेस के साथ में, बड़े राज्य में साथ में है। केवल लोगों को भ्रम पैदा करने के लिए महागठबंधन के नेता बनने की बात करते हैं। 5-5 प्रधानमंत्री हैं, उसमें कौन प्रधानमंत्री बनेगा? क्या 6-6 महीने के लिए बनाएंगे? देश को लूटने के लिए? जावेद जानना चाहती है। नवीन जी, बात पूरी हो गई। इसी बात पे मैं जावेद साहब के पास जाऊंगा। जावेद अहमद साहब, क्या वाकई में कांग्रेस नेशनल पार्टी एक तरह से है, सेंटर में उसका दबदबा है और सारी रियासतों में भी एक तरह से उसकी कहीं ना कहीं एक तरह से पहुंच है, लेकिन अब इलाकाई पार्टियों से जब बात बनने की बारी आती है तो यूपी में आप देख लीजिए कि एसपी बीएसपी ने उसको बिल्कुल जगह नहीं दी। आरजेडी से या बिहार में कह लीजिए कि अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फंसा हुआ है, और कर्नाटक में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे इत्तेहादी पार्टी से कुछ अनबन हो रही है। क्या वाकई में बार्गेनिंग का दौर एक तरह से शुरू हो गया कर्नाटक में और यह लड़ाई उसी की शुरुआत है? इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि ये बार्गेनिंग भी है, लेकिन ये सिर्फ बार्गेनिंग है ऐसा नहीं है। कांग्रेस और सोशलिस्टों का आपस में संघर्ष बड़ा लंबा रहा है, इतिहास है, और दोनों का वोट बैंक, दोनों की जमीन करीब करीब एक जैसी है। तो पार्टी के अंदर भी और कोलिशन के अंदर भी कशमकश तो रहेंगे। और ये जो कर्नाटक का या बिहार का या और यूपी का जो इस तरह का कोलिशन कांग्रेस के साथ है, वो एक एतबार से तो फितरी है, इसलिए कि दोनों के वोट बैंक एक जैसे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल आपके सामने है कि ये फितरी कोलिशन नहीं है, ये दबाव है, वक्त और हालात का जबर है, मजबूरी का इत्तेहाद है, ये मजबूरी है। तो इसलिए ये दिल से एक दूसरे को कबूल भी नहीं कर पाते हैं और कबूल करने के लिए मजबूर भी होते हैं। बिल्कुल। तो ख्वाजा इफ्तिखार साहब, इसी बात को हम आपसे और समझेंगे कि हालिया दिनों में अगर देखा जाए 5 रियासतों के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने 3 बड़ी हिंदी रियासतों में एक तरह से कब्जा जमाया था, इख्तिदार हासिल किया था, और कहीं ना कहीं उसके बाद राहुल गांधी का और कांग्रेस का कद बढ़ा है, और फिर अब प्रियंका गांधी की जिस तरह से सियासत में एंट्री हुई है, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस इन तमाम मामलों को लेकर अब बार्गेनिंग के मूड में आ गई है, वो पीछे नहीं हटना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा था कि अब हम फ्रंट फुट पर आकर खेलेंगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुजरात के इलेक्शंस के बाद से कांग्रेस जो है वो थोड़ा सा उभरना शुरू हुई, और इन 3 हिंदी खासतौर से हिंदी बोली जाने वाली इन 3 रियासतों में जो कांग्रेस को कामयाबी मिली है, उससे यकीनन कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस की लीडरशिप में, कांग्रेस के वर्कर में एक जोश आपको देखने को मिल रहा है। प्रियंका गांधी, जिनके बारे में बहुत सालों से कहा जाता था कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, अब उनको भी इस फैमिली ने सियासत में उतार दिया है। तो ये तो हकाइक ज़मीनी है। लेकिन अभी बात जो है वो जावेद साहब बात आपसे कह रहे थे, उन्होंने बड़ी बुनियादी बात कही, मैं उसको कुछ इस तरह से कहूँगा। देखिए, इसमें तो कोई दुराय नहीं है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कोएलिशन की सिचुएशन ऐसी है कि ये जो कोएलिशन है, आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि वैसे तो हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक फेरे 7 होते हैं, और 7 फेरे के बाद में फिर आदमी हमेशा के लिए बन जाता है, दोनों जो हैं। लेकिन 2 फेरे दिखाए जाते हैं, 7 होते नहीं हैं, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे यहाँ तलाक़ बिदअत होती थी, अब तलाक़ बिदअत भी खत्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। तो फौरी तौर पर किसी का एक दूसरे से अलहदा हो जाना अब आसान रहा नहीं है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, इस वक्त सूरत हाल हिंदुस्तान की सियासत की ये है कि कांग्रेस में थोड़ा हौसला बढ़ा है, और जो तमाम हिंदुस्तान की अपने आप को सेकुलर कहने वाली और सेकुलरिज्म के नाम पर चलने वाली पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उनको ये महसूस हो रहा है कि अब हमारी सियासत और हिंदुस्तान की सियासत वहां खड़ी है जहां पर नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मजबूत ताकत के साथ, एक मजबूत क़यादत के साथ पूरे मुल्क के सामने खड़ी भी है, इससे किसी को इनकार नहीं है। कल श्रीमती शीला दीक्षित का इंटरव्यू था एनडीटीवी पर, उन्होंने भी ये कहा कि हाँ कुछ फर्क पड़ा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, बड़ी कदावर सियासतदान है, कि कोई बुनियादी तब्दीली सियासत में आ गई है। लिहाजा ये तमाम सेकुलर फोर्सेस अगर इकट्ठी नहीं होती तो इनके पास कोई चाराकार नहीं है। तो जैसा जावेद साहब ने कहा कि कबूल है, कह तो दिया है, मगर ये कबूल जो है मकबूल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि दिल से नहीं कहा गया है। दिल से उसे निभाया नहीं जा रहा। आखिरी बात में ये कह दूं कि इस वक्त क्योंकि अब
पार्लियामेंट के इलेक्शन की तरफ सूरत हाल जा चुकी है, लिहाजा हर सियासी जमात अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी ले। और अबू हुरैरा साहब, क्या सच्चाई यही है? नहीं, एक मिनट अबू हुरैरा साहब, इस बात को समझ लीजिए कि इस महागठबंधन के अंदर मेरी ये पेशन गोई है कि कुछ ऐसी सियासी पार्टियां भी हैं जो ईमानदारी के साथ इस गठबंधन के साथ नहीं है। वो इलेक्शन के बाद देखेंगे। नियत एक तरह से साफ नहीं है, नियत पार्टियों की एक तरह से साफ नहीं है। महागठबंधन इसी में हो रही है। मुझे बताइए, अत्री जी, क्या वाकई में सच्चाई यही है कि कांग्रेस पहले के मुकाबले में मजबूत हुई है, अब वो बार्गेनिंग के मूड में है और सीधे सीधे लड़ाई इसी बात की कर्नाटक में भी? ऐसा कोई नहीं है। देखिए, अभी अबू मियां ऐसे नहीं है। आपने शायद राहुल गांधी जी की बात को ठीक से समझा नहीं है। हम प्यार की राजनीति करना चाहते हैं, नफरत की नहीं है। जो देखिए, समाजवादी पार्टी और या बीएसपी हमारे साथ नहीं चला, फिर भी हमने कहा चलिए आप हमारे साथ हो, कर्नाटक हमारे साथ सीट शेयरिंग का मामला आएगा और जबरदस्ती नहीं है, कांग्रेस कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। लोकसभा में अभी कर्नाटक में सीट शेयरिंग पर बात फंसेगी। चलाना कांग्रेस अच्छी तरफ जानती है। यूपीए 1 और यूपीए 2 इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हमने 10 साल सरकार चलाई, अच्छा सरकार चलाई, देश को प्रगति के पथ पे लेके चलेंगे। अभी कांग्रेस अब प्यार की मोहब्बत करना चाहती है, बार्गेनिंग कांग्रेस मिलेंगी। कुछ नहीं मिलेगा साहब, क्या बात करते हो? ये मिलेंगी आप? कब मिलेंगी? चुनाव के बाद? चुनाव से पहले मिलेंगी। अच्छा, अब कब मिलेंगी? कोई राह फरार नहीं आ रहा है। ठीक है नवीन, मैं अबू भाई एक बात कहना चाहता हूँ जी। हाँ, मेरे को इतना कहना है कि अभी आपने कहा कि 3 राज्यों के हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस के जीतने से फर्क पड़ा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा को वहां की जनता ने 15-15 साल मौका दिया सेवा करने का, और जो है राजस्थान में 5 वर्ष। मेरे सुनो भाई, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लोगों को ठगा है। आपने वहां पर कहा किसानों के कर्जे माफ करेंगे, कर्जों के माफ करने की जगह एक चवन्नी माफ नहीं करी, और लोग वहां पे आज किसान तड़प रहा है। आपने किसानों को गेहूं की मिलने वाली एमएसपी जो केंद्र सरकार से मिलती थी वो भी कम कर दी। आप क्या समझते हैं कि लोगों को ठग करके आएंगे? आप पूरे देश में किसानों को अगर नवीन जी, अगर आवाम से वादा किया हुआ पूरा नहीं करेंगे तो जो हाल बीजेपी का, जो हाल आप लोगों का हुआ है, वही आने वाले दिनों में कांग्रेस का भी होगा। अब इसीलिए कांग्रेस को कीमत अदा करनी पड़ेगी। लोगों को जो ठग रही है, लोगों को जो भ्रम पैदा कर रही है, उसकी कीमत उसको देनी पड़ेगी। नजर आएगा। ठीक है, वो आवाम देख रही, और आवाम अब समझदार हो गई है। पहले जैसे आवाम नहीं रही नवीन जी। अब वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा, और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है और कर्नाटक में इत्तेहाद का ये ऊंट जो है किस करवट बैठता है, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इफ्तिखार साहब, नवीन कुमार जी, विंग कमांडर अत्री जी, जफरुल्लाह खान साहब, अख्तरुल इस्लाम साहब और अहमद जावेद साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।